यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो हाँ दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है उत्तल व अवतल दर्पण की फोकल दूरी, फोकस दूरी, ठीक है ना। तो डाल लीजिए अवतल व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल व उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान देंगे, ये हमारा टॉपिक है आज का। मान लीजिए आपके पास एक अवतल दर्पण है, ये रहा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस हमेशा कहाँ होगा, तो आप कहोगे अवतल दर्पण में फोकस हमेशा लेफ्ट में, मिरर के क्या होगा, बाईं ओर होगा। तो अवतल दर्पण में फोकस जो है दर्पण के बाईं ओर होगा। अगर एक समांतर किरण डालें इस पे दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से पास होगी, तो आप कहेंगे फोकस से पास होगी। तो यहाँ पे जो है आपका दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और हमेशा अवतल दर्पण जो है इसकी जो फोकस दूरी होगी हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ध्रुव से बाईं ओर यानी कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये दूरी नेगेटिव आएगी। दर्पण से इधर माप रहे तो नेगेटिव होगी, दर्पण से उस तरफ नापेंगे तो पॉजिटिव होगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। यू और वी आपको कल हमने बता दिया है ना, दर्पण सूत्र में यू वी आर का तो इस्तेमाल हो गया था, केवल फोकस बचा हुआ था। तो इसलिए इस फोकस को अलग से बताया जा रहा है कि यहाँ पे अगर फोकस दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापोगे दूरी तो नेगेटिव दूरी होगी, दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापोगे तो पॉजिटिव होगी, ऊपर तो पॉजिटिव नीचे तो मुख्य अक्ष के नेगेटिव। तो यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होगी, अवतल लेंस होगा तब भी ऐसे ही होगा, सेम। अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है उत्तल दर्पण। अब ये देखिए उत्तल दर्पण, तो ये हो गया अवतल के लिए अवतल दर्पण। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में फोकस समथिंग यहाँ होगा, वक्रता केंद्र ये है, और अगर हम यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि ये क्या है, फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पे अगर फोकस दूरी की बात करें तो ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ भी
ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और अगर बात करें फोकस दूरी की तो इस केस में जो है फोकस दूरी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि फोकस जो है ध्रुव के दाईं ओर है, यानी कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी है। क्योंकि दूरी हम यहाँ से मापते हैं दर्पण के ध्रुव से, तो दर्पण के ध्रुव जब इधर जाएंगे तो आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं, तो ये दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक बात यहाँ नोट करेंगे आप कि अवतल दर्पण हो चाहे लेंस हो, फोकस दूरी नेगेटिव होगी। उत्तल दर्पण हो चाहे लेंस हो, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, यानी कि धनात्मक होगी। तो एक नोट यहाँ आप लिखेंगे कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, जल्दी से इसको एक बार बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। अगला टॉपिक डालेंगे रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी कि रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो आप लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, ध्यान देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, यानी कि m बराबर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर hi लिख दे अपॉन वस्तु की ऊंचाई के ho लिख दे तो m बराबर hi अपॉन ho, जहाँ hi क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और अगर बात करें ho की तो वस्तु की ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है। ठीक है, तो m बराबर hi अपॉन ho होता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, m बराबर माइनस v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी माइनस में। ये माइनस में इतना ध्यान रखोगे आप। देखो यहाँ जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस में है वो लेंस में माइनस हो जाएगा, उल्टा। जैसे यहाँ देखो दर्पण सूत्र क्या था? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था, है ना। दर्पण सूत्र ये है, ये क्या है? दर्पण सूत्र हमने डिराइव किया इसको पीछे कि दर्पण सूत्र ये होता है। तो ऐसे ही अगर लेंस की बात करेंगे तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा फिर? हालांकि इसको आगे हम डिराइव करेंगे जब बताएंगे, तो अभी केवल एनालॉजी समझाया जा रहा है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है ना, समानता। यह तुम समझते हो ना कि हमारे और उसमें क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, वैसे ही तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है।
लेंस में ये आ जाएगा, माइनस बीच में हो जाएगा। समझ रहे हो? रचित ध्यान दो। हाँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? अरे बेटा उसकी बात बाद में कर लेना। देखो इधर लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस में होता है। आगे पढ़ेंगे, डिराइव करेंगे इसको। दर्पण सूत्र देखो ये हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे, है ना। और यहाँ पे देखो दर्पण में आवर्धन का सूत्र -v/u है। देखो सूत्र में प्लस है तो आवर्धन में माइनस है, और अगर सूत्र में माइनस है इसमें तो इसका आवर्धन जो होगा m = v/u हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यदि दर्पण सूत्र में सब कुछ प्लस प्लस देखो है तो उसकी आवर्धन माइनस में रहेगी, और अगर लेंस में सब कुछ माइनस में पहले है तो सूत्र तो आवर्धन प्लस में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बस आवर्धन और सूत्र में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अगर सूत्र प्लस तो आवर्धन माइनस, और अगर सूत्र माइनस में तो आवर्धन प्लस में हो जाएगी। ऐसे याद रखो, ज़्यादा याद रहेगा, नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो ये लेंस वाली बात है। लेंस वाली बात को कहीं ब्रैकेट में चिपका लो अभी तक के लिए, और आगे प्रूफ करेंगे हालांकि इसको भी हम, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m = hi/ho, एक फार्मूला ये है। एक m = -v/u, एक फार्मूला ये है। कभी कभी क्या होगा कि इसको दोनों को बराबर करने से हमारा आंसर आएगा। तो दोनों को अगर दोनों ही आवर्धन दोनों को बराबर कर दो तो hi/ho बराबर -v/u, ये भी फॉर्मूला बीच बीच में इस्तेमाल होगा। कैसे कि ये दोनों आवर्धन को बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों ही आवर्धन है, एक ही प्रतिबिंब की है तो दोनों बराबर होंगी। तो कभी कभी इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। hi क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ho क्या है, वस्तु की ऊंचाई। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी। और माइनस फार्मूला साइन आएगा प्रूफ करने पर भी। तो इसके बाद जल्दी से इसको नोट कर लो। तो इसका प्रूफ करते हैं कि m = -v/u कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। डालेंगे अगला हेडिंग, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए m = -v/u कह सकते हो। आवर्धन सूत्र ना, ब्रैकेट में m = -u/u, यानी कि आवर्धन सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के लिए m = -v/u यानी कि आवर्धन सूत्र का निगमन, डेरिवेशन ऑफ m = -v/u। इसको डिराइव कैसे करेंगे, देखो ध्यान दोगे तो बात समझ में एक बार में ही आ जाएगी। ज़्यादा बहुत आसानी है ये। देखो क्या करना है, पहले आपको एक, वैसे इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दर्पण सूत्र जो अवतल दर्पण का है इसमें जो है 6 केस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन में। प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है, 6, इसमें क्या थे, 6 केस बने थे ना। पहला क्या था, जब वस्तु अनंत पे थी, उसके बाद जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे थी, तीसरे में वस्तु वक्रता केंद्र पे थी, चौथे में वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में थी, पांचवें में वस्तु क्या थी, फोकस पे थी, और छठवें में वस्तु क्या थी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में थी। तो ये 6 सूत्र बने हैं। तो केवल अगर अनंत वाला केस छोड़ दें तो 5 तरह से इसका डेरिवेशन किया जा सकता है। अनंत वाले का नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, बहुत छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसको छोड़ दो तो 5 केस बनेंगे। तो इसका डेरिवेशन 5 प्रकार से किया जा सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बताएंगे। तो एक कोई केस हम पकड़ रहे हैं, उसको प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि 5 तरीके से किया जा सकता है, तो अलग किताब में अलग तरीके से मिल सकता है, कोई दुख की बात नहीं उसमें, है ना। टेंशन वहाँ नहीं लेना है, कोई एक भी आप कर लो, सबसे वही आता है आंसर। तो हमने पकड़ लिया इसमें एक केस, और जिसमें ये फोकस हमारा
ये वक्रता केंद्र हमारा। मान लिए कि वस्तु जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। केस याद है सबको ये वाला? जब वस्तु क्या हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो सबसे पहले अगर एक पैरेलल रे डालें तो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, बिल्कुल सही। और अगर दूसरी रे कहाँ से डालें? ध्रुव से डाला जाए तो कहाँ से पास होगी? तो आप कहोगे सर सेम एंगल बनाते हुए क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी, यानी परावर्तन के नियम का पालन करेगी। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा? थीटा एंगल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई जी? अब देखो आपका प्रतिबिंब बन गया। ये कहाँ बना प्रतिबिंब? अगर मान लो ये आपका ए बी वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन गया। ये परपेंडिकुलर तो 90, ये परपेंडिकुलर तो 90। इतनी बात सबको समझ में आई? तो हमारा इमेज कहाँ बना? यहाँ बना ए डैश बी डैश, ये हमारा इमेज है। अब देखो अगर नेचर आपको याद हो तो क्या था, इसमें जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई से बड़ी होती है और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसकी आवर्धन क्या होती है? नेगेटिव में एक से बड़ी, नेगेटिव में एक से बड़ी, मतलब -1 -2 -3 ऐसे कुछ होगी। मतलब -1 तो नहीं हो सकती, -1 से ज़्यादा, -2 -3 -4 ऐसा कुछ होगी। अब देखो कैसे प्रूव करें कि m बराबर -v/u है। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे इसमें क्या देना है। ये क्या है? ए बी क्या है? तो आप कहोगे ए बी HO है। बोलो हाँ या ना? ए बी क्या है? HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ए डैश बी डैश क्या है? तो हाइट ऑफ इमेज है, HI है। बोलो यहाँ तक किसी कोई समस्या दुख दर्द हो तो बता सकता है, ठीक है। अब देखो आगे हमारे पास जो है कितने त्रिभुज है? एक है ABP, तो लिखोगे त्रिभुज ABP में एक त्रिभुज ABP है और एक त्रिभुज यहाँ देखो A डैश, या फिर कह दो ऐसे B डैश A डैश P, त्रिभुज B डैश A डैश P में दो त्रिभुज हमारे पास है। अब देखो दोनों को हम यहाँ बना लेते हैं तो ज़्यादा समझ में बात आपकी आएगी। इस फिगर को थोड़ा सा आगे बनाते हैं। देखो ये ABP, ये रहा आपका त्रिभुज एक ABP, यहाँ 90 है, ये एंगल आपका थीटा है। अब देखो इसमें अगर इसको आप ध्यान से देखोगे इस त्रिभुज को तो कुछ ऐसा बन रहा है क्या? ये 90 है, ये B डैश है और ये A डैश है और ये आपका थीटा एंगल है, ये P है। इतनी बात समझ में आई सबके? ये भाई क्या है? तो कहो कि ये HI है और ये क्या है? तो HO है। और ये बताओ हमें ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहते हैं? ध्रुव से वस्तु की दूरी को, मतलब वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसको U से लिखते हैं। तो इसको किससे लिखेंगे? अच्छा उल्टा यहाँ लिख दिए है, ऊपर जो है B है, नीचे जो है A माने है ना, माने हैं उल्टा लिख दिए है उल्टा। तो यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ P है। तो यहाँ से P से A तक की दूरी, P से A तक की दूरी को कहेंगे U, वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, U से लिखते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसको लिखते हैं V से। अब देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। समरूपता क्लास 10th में आपने सुना है पहली बार ना। तो क्या होता है देखो इस त्रिभुज का ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा समान समान है। एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज 90-90 ये, और तीसरा तो ऑटोमेटिक समान हो ही जाएगा। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान है तो तीसरा ऑटोमेटिक समान हो जाएगा, हो चाहे ना हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारे पास एक प्रमेय है समरूपता की कसौटी। क्या होती है? अगर किसी एक दो त्रिभुज के दो कोण, संगत कोण अगर समान है
तो वह त्रिभुज समरूप कहलाएगा। तीसरा तो ऑटोमेटिक समान हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप यहाँ कह सकते हो कि त्रिभुज, यहाँ का त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज कौन से? बी डैश ए डैश पी के, बी डैश ए डैश पी के। अब देखो ये समरूपता का निशान है जो उल्टा एस बना दिए हैं, है ना, याद है ना बच्चों? त्रिभुज में समरूपता का निशान है ये। तो अब ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ समरूपता में क्या था, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। याद है? दो त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे? जब उनकी संगत भुजाएं समान हो, और मतलब संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, सॉरी, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके संगत कोण समान हो, तो तब क्या होता है? दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। अब देखो, अगर ये समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ कह सकते हो कि पहले इसका लेते हैं रेशियो HI/HO। देखो HI का अनुपात HO के साथ। अब बताओ HI प्लस में कि माइनस में? हमने बताया है कि आप पूरे प्रकाशिकी में, किरण प्रकाशिकी में ध्यान देंगे कि साइन बहुत मैटर करेगा। यहाँ अगर ध्रुव से नीचे मापे हो तो ये HI होगा नेगेटिव, और ध्रुव से ऊपर मापे हो तो ये HO होगा पॉजिटिव। बराबर ये देखो, इसका अनुपात लंब वाली भुजा का इसके लंब वाली भुजा के अनुपात के बराबर, बराबर में। और दूसरा क्या, पहले इसका लिए हो तो इसका भी लोगे, फिर v प्लस की माइनस, माइनस v अपॉन u प्लस की माइनस, माइनस u। क्यों दोनों माइनस क्यों सर हुआ? देखो रीजन ये है कि आप ध्रुव से बाईं ओर मापे हो, ध्रुव से बाईं ओर यानी कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में नाप दिए हो। मापी गई दूरियां हमेशा ही ऋणात्मक होगी, ऐसा आपको बताया गया है। तो ध्रुव से लेफ्ट में मापोगे तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो माइनस v बाई माइनस यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये माइनस से और ये माइनस कैंसिल कर दो तो आएगा आपके साथ, देखो अब ये वाला माइनस उधर भेज दो, भेज सकते हो क्या? ये वाला माइनस वहाँ भेज दो, तो HI/HO बराबर माइनस v बाई यू। अभी आपको हमने बताया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो HI/HO क्या m लिखा है, तो m बराबर देखो प्रूव हो गया माइनस v बाई यू। इसी के साथ हमारा प्रूव हुआ कि m बराबर माइनस v बाई यू। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उत्तल दर्पण वाला भी जल्दी से प्रूव कर लेंगे, ऐसा ही वो भी है। डालेंगे उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र का निगमन। देख लो आपके पास ये उत्तल दर्पण है, देखो इसमें तो केवल एक ही केस बनेगा, क्योंकि इसमें दो केस तो हमारे पास होता है कुल मिला के। एक होता है अनंत पे वस्तु रखते हैं तो, दूसरा होता है जब वस्तु क्या हो, अनंत और अनंत पे ना रखी हो, कहीं भी और रखी हो, यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो इसमें केवल दो ही केस होता है, इसीलिए जो है ये वाले में अनंत पे तो आप वस्तु रख नहीं सकते, क्योंकि प्रतिबिंब बहुत छोटा बन जाएगा, बिंदु आकार का बन जाएगा। इसलिए केवल एक केस यहाँ संभव है, और वह यह है कि आप वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी चिपका दो, एक ही केस बनेगा। तो इसलिए इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है उसका केवल एक ही प्रूफ मिलता है हर किताब में। जैसे वहाँ कई प्रकार बता दिए कि हर प्रकार के मिल सकते हैं, वैसे यहाँ केवल यही वाला मिलेगा हर किताब में, क्योंकि इसमें केवल एक ही केस पॉसिबल है। तो आप ध्यान दो, हमने रख दिया वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में। अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को कहीं भी आप रख दो, हमेशा एक ही प्रतिबिंब बन के आएगा। देखो ये हमने एक वस्तु रखा अनंत और ध्रुव के बीच में, एक रे डाली पैरेलल, तो बताओ पैरेलल रे कहाँ से पास होगी? तो आप कहोगे ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर जा रही है, ऐसा लगता है कि फोकस से होके जा रही है ये। और दूसरी रे कहाँ से डाल दें?
दूसरी रे अगर कहो तो हम ध्रुव से डाल दें, है ना, दूसरी रे कहो तो ध्रुव से डाल दें। हालांकि अगर आपको याद हो तो इसका जब इमेज डायग्राम बनाए थे हम, तो वहाँ पे हम वक्रता केंद्र पे डाल दिए थे दूसरी रे, याद है ना। यहाँ देखो दूसरी जगह डाल दिए, उसको कोई मतलब नहीं है, कहीं भी आप डाल दो इमेज वैसा ही बनेगा, थोड़ा स्पष्ट दिखे आपको, इसलिए जो है हमने क्या किया, इसको ध्रुव पे डाल दिया। और अगर ध्रुव पे किरण डालेंगे तो कैसी जाएगी, तो आप कहोगे सेम एंगल बनाते हुए, मतलब सेम कोण बनाते हुए। अगर ये एंगल थीटा था तो ए बी क्या होगा, थीटा, थीटा कोण पर परावर्तित होगी, है ना, बात समझ रहे हो। अब देखो क्या ये दोनों रेस कभी मिलेंगी आगे, देखो ये रेस ऐसे जा रही है और ये रेस ऐसे जा रही है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो ये ऊपर जा रही है और ये नीचे जा रही है, क्या कभी आगे ये मिल सकती हैं, यानी फ्यूचर में मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो कहाँ मिलाओगे इनको, पास्ट में ना, तो चलो पास्ट में चलते हैं। देखो ये मिला दिए, समझ रहे हो, ये मिला दिए ना, तो ये आपका बन गया क्या, इमेज, ये बन गया आपका, इस पर लंब डाल दो यहाँ से, तो देखो ये बन गया प्रतिबिंब। ये वस्तु है हमारी ए बी और ये हमारा प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। अच्छा ये बताओ अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, थीटा होगा, सबको समझ में आ रहा है। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ठीक है ना। विपरीत कोण है ना, सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये कोण थीटा हो जाएगा। अब अगेन अगर ध्यान से आप देखोगे तो दो ट्रायंगल बने फिर से, ए पी बी और ए डैश बी डैश पी, दो ट्रायंगल बन गए ना। देखो यहाँ 90 ये वाला और यहाँ 90 ये वाला, सो बात समझ में आ रही है। और अगर ध्यान से आप और देखोगे तो आपको चमकेगा कि ये एच ओ है और ये जो है एच आई है। ये वाली दूरी ये क्या है, वी है, और ये वाली दूरी क्या है, यू है ना। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु की दूरी यू कहते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी वी कहते हैं ना, एच आई एच ओ। अब इन दोनों ट्रायंगल को अलग से बनाए कि आप समझ जाओगे, यहीं से समझ जाओगे ना। अब ध्यान से देखो, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी डैश, आप चाहो तो अलग बना लो, हम अलग नहीं बना रहे, समझ रहे हो आप। देखो यहाँ ये एंगल 90, यहाँ ये एंगल 90, यहाँ ये एंगल थीटा, यहाँ ये एंगल थीटा। किसी त्रिभुज की अगर दो कोण क्या हो, समान हो, तो वह त्रिभुज समरूप कहलाता है, कोण कोण समरूपता से। क्लियर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के, है ना। किस समरूपता से, तो कोण 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 समरूपता से, समरूपता इस्तेमाल हुई है कोण कोण। पिछले वाले में भी आप चाहे तो वहाँ लिख देना कोण कोण समरूपता से, वहाँ भी हमने प्रूव किया था। अब देखो अगर हम रेशियो फिर से ले, देखो एच आई बटे एच ओ, है ना, एच आई अपॉन एच ओ। बताओ निगेटिव की पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी है, ये ऊंचाई क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां दोनों ही धनात्मक है, तो एच आई बटे एच ओ प्लस में ही है, दोनों बराबर। बात करेंगे आगे। अब देखो पहले इसका लिए हो हाइट, तो इसका बेस भी लेते हैं, तो v प्लस में कि माइनस में, प्लस में v, क्योंकि आपका ध्रुव से राइट में मापी गई दूरी है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी है। और बताओ ये वस्तु की दूरी माइनस में कि प्लस में, तो कहोगे आप माइनस में। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाईं तरफ आए हो ध्रुव से आप, तो माइनस यू। अब देखो ये क्या हो गया, डायरेक्ट एम हो गया, आवर्धन है, बराबर ये माइनस वी बाई यू। देखो इसका प्रूफ, माइनस के ऊपर भेज दिए, तो माइनस वी बाई यू
नॉर्मली हम लोग माइनस को ऊपर ही न्यूमरेटर में अंश में ही रखते हैं, ये बचपन से हमें सिखाया जाता है ना। तो आ गया m बराबर माइनस वी बाई यू आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया दूसरा फॉर्मूला। तेजी से आप एक बार नोट करोगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो छोटे छोटे दो शॉर्टकट हम बताएंगे आपको, फॉर्मूले में आप डायरेक्ट लगा सकते हो अगर थोड़ी सी ध्यान दोगे तो ध्यान दोगे। दो फार्मूला देखो, जैसे एक तरह का, जैसे देखो फार्मूला हमारे पास दर्पण का सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था ना। दर्पण सूत्र आपने यही पढ़ा अभी पीछे, प्रूफ किया। अब देखो अगर इसमें डायरेक्ट रखोगे आप, देखो मैक्सिमम केस में अगर मान लो 10 सवाल है, 10 सवाल में से लगभग 8 सवाल में आपको v पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रतिबिंब की दूरी पूछता है, v। तो v को हम सब्जेक्टिव बना के v को निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही, जिसका फॉर्मूला बना लेंगे डायरेक्ट, जिससे क्या होगा कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा समय कम लग जाएगा। तो अगर आप ध्यान दो तो v को यहीं रहने दो 1/v, और 1/f को यहीं रहने दो, और 1/u को इधर ले लो, तो माइनस में 1/u। इतना समझ में आया आपको? तो ये दो शॉर्टकट हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से आप देखो, पहला वाला हम यहाँ बता रहे हैं। अब देखो एफ यू का एलसीएम लो, यू एफ, यहाँ u माइनस एफ, u माइनस एफ बराबर 1/v। दोनों को पलट दो, उल्टा कर दो, तो 1/u का उल्टा v हो जाएगा बराबर, इसका उल्टा करोगे uf माइनस uf अपॉन u माइनस एफ। तो ये अगर याद किए रहोगे थोड़ा जल्दी आ जाएगा व्यू, है ना, क्योंकि ज़्यादातर सवाल में लगभग 80% सवाल में आपको v ही पूछेगा। और नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा। तो v का अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखोगे, v बराबर यू एफ माइनस अपॉन में u माइनस एफ। देखो आसान है, v बराबर यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। देखो ऊपर डायरेक्ट यू एफ लिखा है, नीचे u माइनस एफ लिखा है। अगर ये एक फार्मूला तो आप याद रखोगे, जिससे जल्दी आ जाएगा आंसर, बस मतलब न्यूमेरिकल में थोड़ा स्पीड बनेगी आपकी। देखो आवर्धन का सूत्र दूसरा वाला देख लो क्या है। आवर्धन का सूत्र हम जानते हैं m बराबर माइनस वी बटे यू होता है, सब लोग जानते हो। अगर यहाँ से देखो v का मान निकाल के वहाँ रख दें, देखो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ अपॉन यू माइनस एफ इंटू, देखो v पहले से नीचे लिखा है, देखो यहाँ देखो ये v का वैल्यू यहाँ डाल दिए, v के जगह पे u नीचे लिखा रह गया। अब देखो u से u उड़ा दो, बचा क्या, m बराबर माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। अगर ये वाला माइनस नीचे ला दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये ऐसे बन जाएगा f अपॉन f माइनस यू। समझ रहे हो ना क्या किए, ये वाला माइनस नीचे डाल के मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज कर दिया इसने। तो एक फार्मूला आप जहाँ याद कर लो, v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, दूसरा m बराबर f बाई f माइनस यू डायरेक्ट। अगर ये दोनों याद है तो कैलकुलेशन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आप तब भी लगा लोगे, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज इसी के साथ क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहाँ सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र पर आधारित कुछ सवाल करेंगे। तो आज तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।